नमस्कार छात्रों, कैसे हैं सभी। शुभ संध्या। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या पर मुझे हर्ष हो रहा है कि आज मैं संविधान की उद्देशिका नामक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी क्लास के अंदर सारे के सारे बच्चे एकदम आगे और सबको बहुत शानदार तरीके से आज हम संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये टॉपिक हमारा होगा। जो पॉलिटी सीरीज मैंने प्रारंभ की है उसमें आज 3rd क्लास है, ये 3 नंबर की क्लास है। तो जिन बच्चों ने पहली दूसरी क्लास नहीं देखी है उनसे मेरी अपेक्षा है कि फटाफट पीछे जाके पहला और दूसरा क्लास देख ले। यद्यपि आपने नहीं भी देखे तो भी ये क्लास आपको एकदम समझ में आएगी, क्योंकि इसको इस तरीके से मैं लेके चलूंगा। आज पूरा देश बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे देश का 75वां ये आज़ादी का वर्षगांठ है और 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आज सुबह मैंने जो परेड देखी है बहुत ही शानदार, एकदम अद्भुत और ऐतिहासिक मतलब परेड हुई है आज हमारे देश की। 75 उसमें हेलीकॉप्टर का मार्च पास्ट किया गया। ठीक है, तो खैर बहुत ही मुझे भी खुशी हो रही है, आत्मा से महसूस कर पा रहा हूँ ऐसे कि हाँ हम एक रिपब्लिक कंट्री के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक कंट्री का मतलब क्या है थोड़ी देर में हम लोग जान पाएंगे इसके बारे में। तो वापस हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं और टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे वही रोज वाली गुजारिश, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ये जो लिंक है इसको भी खूब लोगों को शेयर कीजिए। एक दिन तो अपनी फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। कल मैंने कई बच्चों का देखा था कि उन्होंने फेसबुक के ऊपर अपना डाल रखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर जल्दी आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। तो मैंने कहा कि बेटा तुम सब लोग इस तरह से सहयोग करते रहे तो 1 मिलियन क्या 10 मिलियन भी एक दिन हम पार कर जाएंगे। क्योंकि छात्रों का सहयोग अगर किसी शिक्षक को मिल जाए तो फिर हर कायनात उसका सहयोग करने लग जाती है। तो आज की हम क्लास है वो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या क्या टॉपिक आज लेने वाले हैं इसके ऊपर देख लीजिए फटाफट से एक बार स्क्रीन के ऊपर। आज की क्लास का जो हमारे टॉपिक रहेंगे संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देशिका में निहित दर्शन यानी उद्देशिका की फिलोसॉफी क्या है। ठीक है, यानी जब हम उद्देशिका को पढ़ें तो हमें क्या क्या उसमें पढ़ने को मिलेगा या क्या क्या तत्व हैं, क्या उसमें निहितार्थ हैं। तो यहाँ पे हम 4 चीजें देखेंगे। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का स्रोत क्या है, और हम अच्छे से जानते हैं संविधान में जो अधिकार है उनका स्रोत वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग। उसके बाद में संविधान स्वीकार किए जाने की तारीख, तो ये भी एकदम सिंपल है 26 नवंबर 1949। उसके बाद में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो हमारे देश की जो राज व्यवस्था है इसका स्वरूप हम सब जानते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे देश की राज व्यवस्था का स्वरूप है। और संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो संविधान का उद्देश्य 3 तरह की समता, 3 तरह की न्याय, 5 तरह की उसमें स्वतंत्रता दी गई है, अवसर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुता, देश की एकता और अखंडता, ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। इसके ऊपर डिटेल अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में बच्चों हम देखेंगे कि उद्देशिका यानी प्रीएम्बल हमारे संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, तो अगर बेरोजगारी केस आपने देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि न्यायपालिका ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। और उसके बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्सेस भारत संघ, तो उसमें यह कहा कि उद्देशिका भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है, क्या उद्देशिका में संविधान संशोधन किया जा सकता है। यह उद्देशिका यहां पे इसको आप कर लेना। तो उद्देशिका में संविधान संशोधन किया जा सकता है। पहले बेरोजगारी मामले में तो यह कहा कि भाई जब उद्देशिका संविधान का अंग ही नहीं है तो संविधान संशोधन भी नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 368 लगता है और वो संविधान के पार्ट पे लगेगा। जब उद्देशिका उसका पार्ट ही नहीं है तो संशोधन काहे का। लेकिन जब केशवानंद मामले में ये कहा कि उद्देशिका हमारे संविधान का अभिन्न हिस्सा है तो फिर आर्टिकल 368 के तहत इसमें कोई भी संशोधन किया जा सकता है।
और इसके बाद आपने देखा 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और देश की अखंडता। ठीक है, तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। उसके बाद में उद्देशिका का इंपॉर्टेंस क्या है, उद्देशिका का महत्व क्या है। देखो उद्देशिका यानी अगर किसी पुस्तक को आप खोलते हैं तो उसकी प्रस्तावना होती है, उसका आमुख होता है, वैसे ही संविधान की ये प्रस्तावना आमुख एक तरह से इंट्रोडक्शन या प्रियम्बल है। तो इसको पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, पूरे संविधान की कुंजी है। ठीक है, संविधान का एक तरह से ये कुंडली है, इसको देखें तो हमें पूरे के पूरे संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त चल जाती है। तो इसको भी हम देखेंगे और फिर उद्देशिका के संदर्भ में जो विचारक हैं, बड़े प्रसिद्ध विचारक, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए उनको भी हम देखेंगे। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, हृदयनाथ कुंजरू जी ने क्या कहा, ठीक है, मुंशी साहब ने क्या कहा, BR अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग इसमें पढ़ेंगे गत वर्ष जो प्रश्न उद्देशिका से पूछे गए हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे IAS में पूछा हो, चाहे RS में पूछा हो, चाहे हरियाणा PCS में, उत्तर प्रदेश PCS में, मध्य प्रदेश PCS में, छत्तीसगढ़ PCS में, वहाँ के सारे क्वेश्चन इसको पढ़ने के बाद आप आराम से दे पाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और आपको मैंने कहा था कि आपको ये जो पीछे नोट्स आप देख रहे हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डाल रहा हूँ। पहले जो 2 टॉपिक हुए हैं उनके डाल दिए गए हैं आज, आप वहां जुड़ जाइए, लिंक इसमें वीडियो में आपको मिलता है और वहां जाकर के आप इसको आराम से प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ते रहिए, या वही सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगी उसको पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें आपको जुड़ना है तभी आपको ये मिल पाएंगे। और उसके बाद में बस इसको रीड कर लीजिए तो आपकी सारी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। अब हम लोग अपना पहला टॉपिक संविधान की उद्देशिका है यहां शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो आपको एक गोल्डन सा बहुत सुंदर जो अलंकरण युक्त पेज दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश की जो मूल संविधान था जिसको हमने 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया था, अंगीकृत किया था, उस समय की हमारी मूल प्रस्तावना है जिसमें लिखा हुआ द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलमनी रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation in our constituent assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये हमारे जो संविधान सभा के द्वारा मूल संविधान बनाया गया था बच्चों, उसकी जो हमारी प्रियम्बल है वो है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के बाद में इसमें 3 शब्द और जोड़ दिए गए, यानी एक इसमें जोड़ दिया गया सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा देश की अखंडता। ठीक है ना, एकता और अखंडता। तो एकता और अखंडता, ठीक है, तो 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। तो ये दूसरी वाली भी प्रियम्बल आपको मैंने यहाँ पे दिखाई गई है। चूंकि मूल संविधान है वो इंग्लिश के अंदर ही बनाया गया था, इसलिए ये प्रियम्बल आपको इंग्लिश के अंदर मैंने दिखाई है। हिंदी वर्जन जो है वो आपके सामने है। एक बार सारे के सारे बच्चे इसको याद करें, इसको बोलिए। इवन आपको संविधान याद हो ना हो, लेकिन संविधान की प्रियम्बल आपको जरूर याद होना चाहिए। संविधान की जो उद्देशिका है कम से कम ये तो हमें याद होना चाहिए। और याद करो, बचपन से लेकर के आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, गांधी के मंत्र और ये जो उद्देशिका ये पुस्तक के अंदर हमेशा दी हुई होती है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है। तो अब आपको इसको पढ़ना है और याद भी कर लेना है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं संविधान की उद्देशिका। मेरे साथ आप भी इसको दोहराइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये हमारे देश की उद्देशिका है, हमारे देश के संविधान की उद्देशिका है। एक बार फिर इसको याद कर लीजिए और आपको याद होना चाहिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जो कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये जो हमारा भारतीय जो पंचांग है उसके अनुसार भी यहां दे दिया गया, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। प्रिय छात्रों, इसका जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, ये मैंने गोल्डन कलर में लिखा है जानबूझ करके, और अंत में अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते, इसको भी मैंने गोल्डन वर्ड दिए हैं। वस्तुतः ये वो शब्द हैं, ये वो हमारे देश के जो हमारे संविधान असेंबली में जो हुतात्मा थी, महान आत्मा थी, उनके द्वारा ये जो शब्द लिखे गए हैं हम भारत के लोग, ये वो शब्द हैं जो आज प्रत्येक भारतीय को एक तरह से इंपावर बनाते हैं, उनको स्वतंत्र बनाते हैं, उनमें ये गौरवानुभूति डालते हैं कि ये जो संविधान है ये हमने बनाया है, हमारे पुरखों ने हमारे लिए बनाया था, और इसी के कारण आज हमारा देश संप्रभु है, हमारे देश का संविधान चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको एकदम याद होनी चाहिए। अब हम इसी पूरी उद्देशिका की व्याख्या करेंगे, इसके एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे। ये एक पेज की उद्देशिका है, लेकिन बच्चों पूरे के पूरे संविधान का दर्शन इसमें छुपा हुआ है। पूरे संविधान को पढ़ने के बजाय अगर हम इस एक पेज को पढ़ लें और इसी को फॉलो करें तो हम अपने संविधान को एक तरह से पूरी तरह से याद कर चुके, ऐसा हमें मानना चाहिए। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि जब हम इस उद्देशिका को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, इस उद्देशिका में क्या फिलोसॉफी है, इस उद्देशिका में क्या छुपा हुआ है। तो यहीं पे आता है उद्देशिका में निहित दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ प्रियम्बल। अब हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि भाई उद्देशिका के दर्शन का मतलब क्या है, उद्देशिका का जो दर्शन है इससे तात्पर्य क्या है। तो देखिए बच्चों, जब भी किसी देश के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ें, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि उद्देशिका जब आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से आपको क्या चीजें स्पष्ट हुई, जो उद्देशिका आप पढ़ रहे हैं उस उद्देशिका को पढ़ने से आप क्या सीखते हैं, क्या उसमें छुपा हुआ है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, उसका सार है। ठीक है, तो जब हम उद्देशिका पढ़ते हैं तो उद्देशिका पढ़ने से संविधानविदों ने कहा कि चार चीजें स्पष्ट होती है। भारत की उद्देशिका जब हम पढ़ेंगे संविधान की तो चार बातें स्पष्ट होती है। पहला, हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का स्रोत क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो शब्द है वो बताता है। ठीक है, तो पहला इसमें जो निहित दर्शन है, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं इन अधिकारों का स्रोत क्या है। दूसरा बच्चों, संविधान स्वीकार किए जाने की तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल। ठीक है, ये आपको एकदम ऐसा कैसा याद होना चाहिए।
और राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तीसरा ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हमारे देश की जो राज व्यवस्था है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारी राज व्यवस्था का स्वरूप है। और फिर हमारे जो संविधान है, राज व्यवस्था है, इस संविधान या राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो न्याय सुनिश्चित करना, लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समानता सुनिश्चित करना, बंधुता बढ़ाना, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, ये हमारे संविधान का जो उद्देश्य का है, इस संविधान का मूल उद्देश्य है। तो इन्हीं को एक एक प्रश्नों को हम लोग यहां देखेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का स्रोत क्या है, उन अधिकारों का स्रोत क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब उद्देशिका हम पढ़ते हैं तो शुरुआत ही होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से। तो हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, ये शब्द अपने आप में ये बताता है कि हमारे संविधान की जो शक्तियां हैं, हमारे संविधान को जो इतनी शक्तियां मिली हैं, इन शक्तियों का स्रोत कौन है, हमारे देश के नागरिक है, हमारे देश की जनता है। अर्थात संविधान को भारत की जनता ने अपनी संप्रभुता शक्ति सौंपी है। क्योंकि हम जो अंत में इसमें लिखते हैं ना, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। अधिनियमित जो हम कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, हमको किसी ने कहा नहीं, हमने ये संविधान अपनी इच्छा से बनाया, अपने लिए बनाया और अपने ऊपर इसको लागू कर दिया। तो पहली बात आप सबके क्लियर होनी चाहिए कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का स्रोत क्या है। इसके स्रोत के रूप में हम भारत के लोग, इस वाक्यांश से स्पष्ट होता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के नागरिक हैं। अर्थात संविधान को भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु शक्ति प्रस्तुत की है। दूसरा, इसका जो मुख्य दर्शन में प्रश्न आता है वो है संविधान स्वीकार किए जाने की तारीख क्या है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। भारत का संविधान स्वीकार किए जाने की जो हमारी तारीख है, तो साफ साफ लिखा हुआ है इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी या मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हम अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये डेट आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि हमारे देश का जो संविधान है उसको स्वीकार कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद में आता है हमारा जो राज व्यवस्था है, हमारी राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, हमारा जो शासन चल रहा है, शासन व्यवस्था है, उसका स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमारी शासन व्यवस्था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। अब इनका मीनिंग क्या है, तो एक एक के ऊपर हम लोग यहाँ डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का मतलब क्या, तो आपको ध्यान होगा कि जब 15 अगस्त 1947 से पूर्व का जो भारत था, राष्ट्र तो तब भी हमारा था। जैसे आप राज्य पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं आपकी क्लास में किसी में वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको पता चलेगा। राज्य का मतलब कि 4 चीजें होनी चाहिए, जिसकी अपनी जनसंख्या हो, उसका एक भौगोलिक क्षेत्र हो, उसकी सरकार हो और उसकी संप्रभुता हो। 1947 15 अगस्त 1947 से पहले भारत की जनसंख्या भी थी, उसका भौगोलिक क्षेत्र भी था, उसकी सरकार भी थी। ब्रिटिश भारत जनता उनको चुनती थी, लेकिन वो संप्रभुता उसके पास नहीं थी, चूंकि संप्रभुता ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। और 15 अगस्त 1947 से, उसके बाद 15 अगस्त 1947 से हमारे देश के पास जनसंख्या भी है, क्षेत्र भी है, सरकार भी है और एक संप्रभुता भी है हमारे पास। तो ये संप्रभुता होती क्या चीज है, ठीक है। तो संप्रभुता का मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब बच्चों होता है कि कोई राष्ट्र जो है वो अपना शासन जब चलाता है, किसी भी राष्ट्र के द्वारा अपना शासन जब चलाया जाता है, तो वो जो शासन है
वो शासन या सरकार कोई निर्णय ले, राज्य के द्वारा कोई निर्णय लिए जाए, उस निर्णय को ना तो बाहरी शक्तियां यानी किसी भी दूसरे देश की शक्तियां, दूसरे देश की संस्थाएं या विदेशी संस्थाएं उसको प्रभावित ना करें, और ना ही आंतरिक स्तर पे कोई शक्तियां घरेलू सरकार के निर्णयों को प्रभावित करे। बात सबके क्लियर हो गया? तो संप्रभु संपन्न राष्ट्र का मतलब यहां पे क्या हो गया कि शासन संचालन में देश किसी भी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति के अधीन ना होकर, उससे प्रभावित ना होकर के, उससे प्रभावित होकर अपने निर्णय ना बदले, बल्कि स्वतंत्र होकर के अपने आंतरिक और बाह्य स्तर के फैसले करे, हर तरह का फैसला करने में वो स्वतंत्र रहे, किसी भी शक्ति के अधीन ना रहे, तो वो कहलाता है प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। भारत भी 15 अगस्त 1947 के बाद प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हो गया था, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों द्वारा किया गया था, ना कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को बनाया, अपने लिए बनाया और अपने ऊपर उसको लागू किया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग, और फिर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो गोल्डन लाइन है ये हमारे देश को संप्रभु संपन्न राष्ट्र बनाती है। अर्थात भारत के जो लोग थे, भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने लिए संविधान को बनाया और स्वयं ने ही इसे बिना किसी के दबाव में, किसी ने हमें यह नहीं कहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि संविधान को आप लागू करो अपने ऊपर, हमने खुद इसको अपने ऊपर लागू किया और हमने अपनाया इसको अपनी इच्छा से, ठीक है। इसलिए हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है ये अपने आंतरिक मामलों में, जैसे हमारे देश के अंदर कौन व्यक्ति किस धर्म को मानेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, ठीक है, किस राजनीतिक पार्टी को वोट देगा, ठीक है, ये सारी चीजों में वो स्वतंत्र हैं। और इसी तरह देश किस देश से संपर्क करेगा, किस देश से संधि करेगा, किस संगठन की सदस्यता लेगा, इन मामलों में भी एकदम स्वतंत्र हैं। या किसी भी तरह का बाहरी या आंतरिक दबाव हमारे ऊपर नहीं है। अब कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई भारत कहाँ संप्रभु देश है, WTO के नियम बाध्यकारी हैं, आप जो कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइजेशन उसकी सदस्यता ले रखी है आपने, तो वहाँ की अध्यक्षता तो हमेशा ब्रिटिश जो क्राउन है यानी ब्रिटेन की महारानी करती है, तो आपको कहाँ स्वतंत्रता है। तो नेहरू जी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता ले रहे हैं वह हमारी इच्छा से ले रहे हैं, हमें किसी ने बाध्य नहीं किया। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हम इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता लेते हैं, और जब हम अपनी इच्छा से चाहें तो इनकी स्वतंत्रता छोड़ सकते हैं। यानी हमें किसी ने बाध्य नहीं किया कि ऐसा आप करो, हमने अपनी इच्छा से लिया और हमने अपनी इच्छा से इनके नियमों को अपनाया है और अपने ऊपर लागू किया है। क्योंकि इसके नियम जैसे WTO के नियम है, अगर वो कोई लागू होते तो पूरी दुनिया के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं और भारत का कल्याण भी उसमें निहित है। तो कहा कि हमने अपनी इच्छा से उनकी सदस्यता ली और अपनी इच्छा से उसके नियमों को मान रहे हैं। अगर हमें मान लीजिए अच्छा नहीं लग रहा है और हमें लग रहा है कि यार हमारी संप्रभुता को खतरा है, तो छोड़ दो उसकी सदस्यता, कोई आपको नहीं कह रहा। IMF छोड़ दो, वर्ल्ड बैंक छोड़ दो, UNO छोड़ दीजिए या कॉमनवेल्थ छोड़ दीजिए, लेकिन उनको हमने उनकी सदस्यता अपनी इच्छा से लिए, इसलिए हमारी संप्रभुता को उनसे कोई चुनौती नहीं है। बात समझ गए? तो एक बार इसको मैं रीडिंग कर देता हूं, आप देख लेना। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का मतलब क्या है? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, अर्थात शासन के संचालन में यह किसी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय नागरिकों द्वारा किया गया है, न कि ब्रिटिश संसद या विधायिका द्वारा। जैसे हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ कि हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और संविधान को आत्मार्पित करते हैं, यानी हमने हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान को हमारे लिए बनाया और स्वयं बिना किसी दबाव के हमने इसको अपनाया है और अपने ऊपर इसको लागू किया। इस प्रकार हमारा देश, राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है
और भारत अपने आंतरिक तथा विदेशी मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। यानी हम किसी दूसरे देश की सरकार या दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लेते हो, हम स्वतंत्र हैं। और मान लो किसी बाहरी संस्था के दबाव में आकर के हम कोई काम कर भी रहे हैं, जैसे बाध्यकारी नियम भी होते हैं WTO और इनके, तो वहां वस्तुतः हम ये कहते हैं कि सदस्यता छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, WTO के नियम नहीं मानोगे तो वो क्या करेगा, तो चला नहीं देगा, सदस्यता छोड़ दीजिए। तो हमने अपनी इच्छा से लिया है और उनके जो बाध्यकारी नियम होते हैं वो सब देशों के लिए समान है। ऐसा नहीं है केवल भारत के ऊपर ही थोपे जाएंगे, तो सबके ऊपर हैं, लागू होंगे, तो वहां हमारी संप्रभुता के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए ये जो संपूर्ण प्रभुत्व डायग्राम से देखें तो इसका मीनिंग हो गया कि भाई ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश, ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक इंटरनल मामलों और अपने बाह्य या विदेशी फॉरेन इश्यू या जो एक्सटर्नल मामले हैं इनमें एकदम बिना किसी दबाव के, बिना किसी कोई शर्तों के अगर वो फैसले ले, निर्णय ले, तो वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहलाएगा। जैसे हम अपने वैदेशिक मामलों में किसी मित्र बनाएंगे, हमारा शत्रु है, इससे करनी है, ये सारे हमें तय करना है। संधि भी कर रहे हैं तो बाध्य होकर नहीं कर रहे हैं, हमारी मर्जी से कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो करो वरना छोड़ दीजिए। इसी तरह आंतरिक मामले, चाहे राजनीतिक मामले हो, आर्थिक मामले हो, सामाजिक मामले हो, धार्मिक मामले हो, इनमें किसी भी तरह का कोई दबाव में आकर राज्य काम नहीं करता है। तो पहला एकदम आपके क्लियर होना चाहिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य से मतलब क्या है। उसके बाद में दूसरा शब्द इसमें आता है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी से क्या अभिप्राय है, तो देखिए एक तो आप अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण राज्य का हो, सरकार का हो। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के पास उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व ना हो, और वो अर्थव्यवस्था लाभ कमाने के लिए काम नहीं करती बल्कि जन कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहां हमारे राज व्यवस्था में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, तो इसका मतलब क्या है, तो आप सब जानते हैं समाजवादी एक आर्थिक अवधारणा है। ठीक है, और ये मूल संविधान में भी नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब 2 प्रियम्बल आपको बताया तो मैंने कहा मूल संविधान में सोशलिस्ट शब्द नहीं था। वस्तुतः मूल संविधान में जो उद्देशिका ली गई थी, ठीक है, उद्देशिका में उस वक्त ये था ही नहीं। इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 1976 में समाजवादी शब्द हमारे देश की जो उद्देशिका है उसमें शामिल किया गया। यहां समाजवाद का क्या मतलब है, तो समाजवाद का अर्थ है सभी प्रकार के शोषण, चाहे वो सामाजिक शोषण हो, चाहे वो आर्थिक शोषण हो, चाहे वो राजनीतिक शोषण हो, इन सब से मुक्त कर देना। यानी हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, इन नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किसी भी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों, हमारे संविधान के अंदर तो समाजवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा लिखी नहीं गई। ठीक है, तो 45वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से ये ऐसी परिभाषा या अर्थ स्पष्ट किया गया कि समाजवाद सभी प्रकार के शोषण से मुक्त करता है। ठीक है, सामान्यतः समाजवाद का मतलब हो गया उत्पादन तथा वितरण के साधन पूर्णतया या अंशतया सार्वजनिक हाथों में होना चाहिए, अर्थात राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में होना चाहिए। इसका यह भी अर्थ होता है कि पुरुष और महिला को, शहरी और ग्रामीण लोगों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, आय और प्रतिष्ठा और जीवन व्यापन के स्तर में जो विविधता है, विषमता है, इनइक्वालिटी है, उन सब का अंत होना चाहिए। बात समझ गए? तो एक बार देखते हैं, समाजवादी ये एक आर्थिक अवधारणा है जो मूल संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं थी। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। समाजवाद का अर्थ सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से मुक्त करना होता है। हमारे संविधान में समाजवाद की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु 45वें संविधान संशोधन द्वारा उपयुक्त अर्थ स्पष्ट किया गया था।
समाजवाद में उत्पादन तथा वितरण के साधन पूर्णतया या अंशतः सार्वजनिक हाथों में होते हैं, अर्थात राज्य के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में होते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि आय तथा प्रतिष्ठा और जीवन व्यापन के स्तर में विषमता का अंत हो। बात सबके क्लियर हो गया। अब जब हमारे देश के संविधान में यानी उद्देशिका में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया तो फिर इसके साथ ही समान काम के लिए समान वेतन और जो दूसरी प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर राष्ट्रहित में इन निजी कंपनियों के जो संसाधन हैं, इन निजी कंपनियों का राष्ट्रहित में राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो ये भी बच्चों गलत नहीं है। जैसे आपको ध्यान होगा 1969 के अंदर 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी उस समय 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा थी। और पुनः 1980 के अंदर 6 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ या उससे ज्यादा थी। 1956 में जैसे आपने देखा LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1955 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी तरह से 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया जो पहले टाटा के पास थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अब तो हालांकि वापस टाटा को बेच दिया है विनिवेश करके। तो ये कहने का मतलब है कि राष्ट्रहित में अगर निजी संपत्ति या किसी उद्योग का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए तो चूंकि हम समाजवादी देश हैं और इस दृष्टिकोण से ये गलत नहीं माना जा सकता है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया कि भाई राष्ट्रहित में किया जा सकता है, क्योंकि समाजवादी का मतलब क्या है, उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका होगा, राज्य का होगा, सरकार का होगा। बात सबके एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने भी DS नकारा बनाम भारत संघ मामले में भारतीय समाजवाद का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा जो समाजवाद है ये कमजोर एवं गरीब वर्ग तथा जो देश के श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। अतः ये जो समाजवाद है ये गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक अनोखा मिश्रण का उदाहरण है। वस्तुतः हमारे देश की अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह समाजवादी है ना ही पूंजीवादी है। हम एक मिश्रित मॉडल पे काम करते हैं जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के अच्छे गुणों को अपनाया गया है। ठीक है। अब आपको ध्यान होगा कि 1990 में जब LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना हमारे देश में अपना ली गई तो धीरे धीरे समाजवाद की जो अवधारणा है, समाजवाद का मूल जो फिलोसॉफी है, दर्शन है, अर्थ है, वो धीरे धीरे कम देखने को मिला। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी जो सामाजिक जरूरत की चीजें हैं वो भी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा दी जा रही हैं। तो अब कहा जा रहा है जब समाजवाद इतना प्रभावी है ही नहीं तो समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए और वहां कुछ और शब्द जोड़ा जाए। समाजवादी अब हमारी अर्थव्यवस्था नहीं रह गई है। बात सबके क्लियर हुआ। ये डिबेट का विषय है कि भाई समाजवाद शब्द को हटाया जाना चाहिए। हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर जो BJP है, मतलब सत्ता पक्ष है, उसी के एक सांसद के द्वारा एक प्राइवेट निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया कि भाई समाजवाद अब हमारे देश में नहीं है तो इस शब्द को हटा दिया जाना चाहिए, बल्कि अब सशक्तिकरण जैसा कुछ, एम्पावरमेंट जैसा टर्म इसके स्थान पे रखा जाना चाहिए। तो वस्तुतः 1990 में जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हमारे देश में लागू किया गया तब से समाजवाद जो है इसकी अवधारणा धीरे धीरे कम हो रही है। आज आप देख रहे हैं एयर इंडिया जो कि पहले हमने टाटा से ली अब वापस हमने बेच दिया, LIC में भी निजीकरण जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि हाल ही के अंदर एक चीज आपने देखी होगी कि वोडाफोन और आइडिया, उसमें सरकार ने अपने शेयर बढ़ाए हैं। ठीक है। तो उसका तो क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण जैसा तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी। बाकी में क्या हो रहा है कि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची जा रही है। खैर, अब यहां पर आपको थोड़ा सा ये LPG वाला टर्म जो आया इसका मीनिंग क्या, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का अभी सिंपल सा अर्थ ये समझ लो बच्चों कि जब जो सरकार के द्वारा जितनी भी अनुमतियां ली जाती है, यानी व्यवसाय करने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, इन सब के लिए सरकार से जब अनुमति ली जाती है तो पहले 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसके माध्यम से हमें लाइसेंस, परमिट, कोटा, इंस्पेक्टर, आज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। तो इन सारे रेस्ट्रिक्शन को उदार बना दिया जाए।
ठीक है, ये जितने भी सरकार के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, अगर इनको उदार कर दिया जाए, यानी बहुत सिंपल तरीके से कर दिया जाए, तो ये उदार व्यवस्था हो जाएगी, उदारीकरण होगा। और अगर सरकार की जो कंपनियां हैं, इन सरकार की कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को बेच दिया जाए, सरकार को उत्पादन गतिविधियों से दूर किया जाए, सरकार प्रेरक राज्य की भूमिका में आ जाए और निजी कंपनियों के द्वारा उत्पादन किया जाए, तो इसको निजीकरण कहा जाएगा। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अगर निजी क्षेत्र की ओर हस्तांतरित कर दिया जाए, उनका विनिवेश कर दिया जाए, तो इसको निजीकरण कहा जाएगा। और वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था से शेष विश्व की अर्थव्यवस्था को आपस में लिंक कर दिया जाए, मतलब किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी देश की जो सेवा है, किसी भी देश की पूंजी है, किसी देश का निवेश है, किसी देश का गुड्स है, जो वस्तुएं हैं, अगर वो बिना रोक टोक शेष विश्व में जाए और दूसरे देशों से बिना रोक टोक वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम ये हमारे देश में आने लगे, तो इसको वैश्वीकरण कहा जाएगा। तो वैश्वीकरण को आप ऐसे समझ लो कि पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन जाए, ग्लोबल विलेज बन जाए, मतलब बिना किसी रोक टोक अमेरिका का सामान भारत में आए, भारत का अमेरिका में जाए, जापान का भारत में आए और भारत का जापान में जाए, भारतीय व्यक्ति जापान अमेरिका काम करे, जापानी और अमेरिकी भारत में आके काम करे, वहां की कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करें, हम उनके यहाँ निवेश करें, तो इसको वैश्वीकरण कहा जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण मतलब एक देश से अन्य देशों में और अन्य देशों से हमारे देश के अंदर जब बिना किसी बाधा के वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम इत्यादि आने लगे, तो इसको क्या कहा जाएगा? वैश्वीकरण कहा जाएगा। तो इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, यानी एलपीजी के परिणाम स्वरूप, जब हमारा देश 90 के दशक में प्रवेश किया, तो यहां निजीकरण, उदारीकरण तेजी से बढ़ा और इसके परिणाम स्वरूप समाजवादी ढांचे को लगातार क्षति पहुंच रही। यही वजह है कि आजकल कहा जा रहा है कि भाई अब हमारा देश समाजवादी कहां रह गया है, अब हमारे देश को हमें क्या कर देना चाहिए, समाजवादी शब्द को उद्देशिका से हटा दिया जाना चाहिए। बात सबके एकदम क्लियर हो गया? तो ये डिबेट का विषय है, अगर ऐसा किया जाता है तो बाद में उसको उस तरह से पढ़ाया जाएगा। अभी हमारे देश में समाजवादी है, और यहां अभी जो समाजवादी है वो ये है कि गरीब, किसान, मजदूर, जो श्रमिक लोग हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर करना और समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना, उन गरीब लोगों के कल्याण के लिए भी राज्य काम करे। इसलिए समाजवादी जो आदर्श हैं वो हमारी उद्देशिका और संविधान के अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। देखो बच्चों, ये जो पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, वस्तुतः पंथ निरपेक्षता भी हमारे संविधान में, मूल संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं किया गया था। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया। अब पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन में कहूं, 15 शब्द में, आरएस के अंदर, एमपीपीएससी के अंदर आपको लिखा जाए, एक लाइन में उत्तर दो, तो आप लिख दो, ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो, ऐसा राज्य जिसका खुद का कोई धर्म नहीं हो, वो सेकुलर स्टेट कहलाता है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया? यानी ऐसा देश, ऐसा राज्य जो किसी एक धर्म विशेष को ना मानता हो, सब धर्मों को मान्यता दे, सब धर्मावलंबियों के विकास के लिए काम करे, ठीक है, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पे स्वतंत्रता दे कि भाई तुम्हें जो धर्म मानना है वो मानो, हमें उससे तुम्हारे धार्मिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। बात सबके क्लियर हुआ? तो पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है देख लेते हैं। सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष वह राज्य होता है जो धर्म की व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और संवैधानिक रूप से राज्य किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ना ही किसी धर्म का प्रचार करता है और ना ही उसमें कोई हस्तक्षेप करता है, बल्कि ऐसा राष्ट्र होता है जो किसी एक धर्म को मान्यता न देकर सभी धर्मों को मान्यता देते हुए उसके पालन, उसकी उपासना आदि की स्वतंत्रता देता है तथा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वह पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। जैसे भारत, जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये जो देश हैं ये सेकुलर स्टेट हैं।
बात सबके एकदम क्लियर हुआ। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब सीधा सीधा बच्चों ऐसा समझ लो, ऐसा देश जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो, या ऐसा देश जिसका सरकार के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पे एक धर्म ना हो करके सारे धर्मों के उत्थान के लिए वो काम करे। बात समझ रहे हैं? जैसे थोड़े दिन पहले आपको ये था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे, ठीक है, तो उन्होंने अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी। तो कई लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री को ऐसे किसी धर्म विशेष के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सेकुलरिज्म के ऊपर चोट है। तो बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे देश में खड़ा हो गया। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत स्तर पे हिंदू धर्म को मानते हैं, वो हिंदू धर्मावलंबी है, उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी है, ठीक है। किंतु चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कायदे आजम हैं, तो इस दृष्टिकोण से लोगों ने कहा कि उनको मंदिर निर्माण के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो आपको यहां कहना है कि हमारा देश जो है वो सेकुलरिज्म को मानता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र की जो सरकार है, राज्य है, वो किसी एक धर्म विशेष के लिए ही काम नहीं करेगा, बल्कि सब धर्मों के लिए काम करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी केवल हिंदू धर्म के लिए काम नहीं करते हैं, वो ख्वाजा साहब के यहाँ चादर भेजते हैं, ठीक है। वो जब बारामूला के अंदर गए तो वहां एक मस्जिद की आधारशिला भी रखे। विदेशों में जाते हैं जब भी गल्फ कंट्री में, तो वहां की जो जितनी भी मस्जिद वगैरह उनकी यात्रा भी करते हैं, दर्शन करने भी गए, वहां पे सजदा करके आए हैं। इसी तरह वो इजराइल और जितने भी जो ईसाई कंट्री है वहां जाते हैं तो उनकी जो गिरजाघर है, चर्च वगैरह, उनमें भी देखने के लिए गए हैं। इसी तरह गुरु पर्व जब भी आता तो सिखों के जो धार्मिक स्थल है, गुरुद्वारे, वहां पर भी जाते हैं। जैन बौद्ध मंदिर और मठों में भी जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे जो अन्य संप्रदाय हैं, उनके भी मंदिर में, मठों में वो जाते रहते हैं और सब धर्मों के लिए काम करते हैं। तो सेकुलरिज्म ये नहीं कहता है कि राज्य धर्म से एकदम दूर हट जाएगा, उसका ये कहना है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सारे के सारे धर्मों के उत्थान के लिए काम करेगा, सभी धर्मावलंबियों के विकास के लिए काम करेगा, एक धर्म विशेष के लिए काम नहीं करेगा। सबका विकास होना चाहिए, राज्य का अपना कुछ नहीं होगा। तो भारत का ना तो हिंदू धर्म है, भारत का ना तो मुस्लिम धर्म है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है। हमारे लिए सारे धर्म यहाँ रहते हैं और सारे धर्म के लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार का कोई धर्म नहीं है। तो ऐसी हमारे देश में पंथ निरपेक्षता है कि भाई भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत में अनेक धर्मावलंबी रहते हैं और सारे के सारे धर्म के लोगों के लिए भारत सरकार जो है वो काम करती है। जैसे आप जब देखे होंगे हज यात्रा करने जाते तो सब्सिडी दी जाती थी, ठीक है। इसी तरह जैसे कई सरकारों के द्वारा 4 धाम यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है, तो सब धर्मों के लिए दिया जाता है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये है पंथ निरपेक्षता। अब धर्म निरपेक्षता नहीं है हमारे संविधान में। वस्तुतः ये जो सेकुलरिज्म है ये वेस्टर्न एक अवधारणा है। हमारे देश में तो धर्म से तो निरपेक्ष हुआ ही नहीं जा सकता। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, तो जब वो सीएम थे गुजरात के और गोधरा कांड हुआ तो अटल जी ने उनको कहा राजधर्म को मत त्यागिए। अब उनका राजधर्म है तो धर्म से कैसे विमुक्त हुआ जा सकता है, ठीक है। आप छात्र हैं तो छात्रों का धर्म क्या है? पढ़ना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से मेहनत करना। आपके गरीब माता पिता मेहनत करके खून पसीने की कमाई से आपको फीस के लिए पैसे भेजते हैं, ठीक है। जब आप दिल्ली, मुखर्जी नगर या करोल बाग जाके राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या आरएस के लिए जयपुर जैसी बड़ी शहर में आते हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए इंदौर जाते हैं या ग्वालियर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, या यूपीपीएससी के लिए आप इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, खूब पैसा खर्च होता है। अब आप वहां गए, माता पिता तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप खुद एकदम ईमानदार होकर अपना जो धर्म है, छात्र धर्म, उसका पालन करना चाहिए। तो धर्म से कभी विमुक्त नहीं हुआ जा सकता, धर्म से निरपेक्ष हुआ ही नहीं जा सकता है। धर्म का मतलब होता है धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उनका धर्म अलग है,
बात समझ रहे, राजधर्म, और वो उनको निभाना चाहिए। यहाँ बात होती है पंथ निरपेक्षता की। और अपने देश में तो वैसे भी कितने पंथ है, शैव पंथ, वैष्णव पंथ, पता नहीं कितने सारे तो हिंदू धर्म में पंथ हैं, ठीक है। तो वस्तुतः क्या होता है कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता, इन दोनों का इंग्लिश में एक ही टर्म होता है, सेकुलरिज्म। इसलिए कई कई बार पुस्तकों में लिख दिया जाता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, जबकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ की जो राज्य है, सरकार है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वो सारे धर्मों के विकास के लिए काम करती है। सब धर्म के लोगों को यहाँ निवास करने के लिए, उनको धर्म का आचरण करने के लिए, धर्म का विस्तार करने के लिए स्वतंत्रता देती है। लेकिन धर्मांतरण की स्वतंत्रता भी नहीं है, जबरदस्ती बाय फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर मेरी इच्छा है तो मैं किसी भी धर्म को स्वीकार करूं, मैं हिंदू बनूं, मुस्लिम बनूं, सिख बनूं, जो मर्जी है मुझे जो दे वो मैं स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, ये सब एक ही है। तरीके अलग है, पहुंचना हमें स्वर्ग में है, ठीक है, वहां में ईश्वर मिलेंगे, अल्लाह मिलेंगे, कौन मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता है। सब अपने अपने धर्म की उपासना करे, अपने अपने ईश्वर को माने, लेकिन धर्म से कभी निरपेक्ष ना हो, ठीक है। पंथ निरपेक्ष होना चाहिए कि राज्य किसी एक धर्म विशेष के लोगों को ना दे, एक धर्म विशेष ना माने, ये बात यहां पे कही गई है। बात सबके क्लियर हुआ। अब कुछ ऐसे भी राष्ट्र होते हैं जो एकदम धर्मतंत्रात्मक राज्य होते हैं। धर्मतंत्रात्मक राज्य का मतलब कि भाई वो किसी एक धर्म विशेष को मान्यता देते हैं। जैसे पाकिस्तान है तो इस्लाम धर्म को मानता है, ठीक है। इसी तरह श्रीलंका है तो बुद्धिज्म को मानता है, ठीक है। तो जब किसी सरकार या किसी राज्य के द्वारा किसी एक विशेष धर्म को मान्यता दिया जाए कि भाई इस देश का जो धर्म है वो इस्लाम है, हिंदू है, सिख है, या जैन है, या बौद्ध है, ठीक है, ईसाई है, तो अगर एक धर्म विशेष को आप मानते हैं तो उसको कहा जाएगा धर्मतंत्रात्मक राज्य। क्लियर हुआ सभी के। भारत का अपना एक कोई धर्म नहीं है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर प्रकार के धर्म के लोग एकदम स्वतंत्र होकर यहां निवास करते हैं। यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन मुस्लिमों के लिए भी अपना देश है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आप देखते हैं कि सड़क के ऊपर भी वो नमाज पढ़ते हैं, विशेष एक तरह से उनको वर्चस्व दिया गया कि भाई कोई नहीं रोकता, ठीक आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, कोई रोका क्या उनको, कभी नहीं रोकते। इसी तरह सिख, जैन, बौद्ध हैं, उनको भी यहाँ उतनी स्वतंत्रता है जितना हिंदू धर्म के लोगों के लिए। तो भारत एक दुनिया का ऐसा स्वर्ग वाला देश है जहां बंधुता के साथ हर जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। हाँ, ये बात और है कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी सोशल हार्मोनी को कई बार नुकसान पहुंचाते हैं, आपस में लड़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कभी भी इन चीज़ों में लड़ना ही नहीं है। जब आप प्रशासनिक अधिकारी बने तो आपका अपना इंडिविजुअल स्तर पे कोई धर्म नहीं होना चाहिए। तब आपका धर्म क्या होना चाहिए? जनता का कल्याण होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, सबका कल्याण करना ही आपका सबसे बड़ा धर्म होगा और इसका पालन करना आप सब लोगों को। कुछ देश बच्चों निरीश्वरवादी या नास्तिक भी होते हैं। निरीश्वरवादी का मतलब हो गया जो ईश्वर या धर्म में विश्वास ही नहीं करते हैं। सामान्यतः मार्क्सवादी जो देश होते हैं वो निरीश्वरवादी देश होते हैं। ये ऐसे देश होते हैं जहां सामान्यतः किसी भी धर्म विशेष को वो नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि भाई धर्म अफीम है, जैसे चाइना के अंदर माना जाता है कि धर्म अफीम है जो देश को तोड़ता है, इसलिए वहां पर किसी भी तरह के धर्म में वो विश्वास नहीं करते। बात सबके एकदम क्लियर हुआ। तो भारत क्या है? भारत एक पंथ निरपेक्ष सेक्युलर स्टेट है जहां पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि हर धर्मावलंबी यहां स्वतंत्रता पूर्वक रहता है। अपने धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार वो अपना जीवन व्यापन करता है। तो हमने अभी तक उद्देशिका में जो शासन व्यवस्था का स्वरूप था उसमें पहला हमने पढ़ा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा हमने देखा समाजवादी, और तीसरा बच्चों हमने देखा पंथ लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो वस्तुतः लोकतंत्र की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक शब्द है डेमोस जिसका अर्थ होता है जनता, डेमोस मतलब जनता, और दूसरा होता है बच्चों क्रेटोस। क्रेटोस का मतलब होता है शासन।
तो डेमोस और क्रेटोस दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, जनता का शासन। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द हैं, डेमोस एंड क्रेटोस, इनसे मिलकर बना है, तो जनता का शासन। अब इसका मतलब क्या है, तो वस्तुतः डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि शासन में प्रत्यक्ष डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली स्वयं जनता द्वारा ही शासन संचालन किया जाए, तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। बात सबके एकदम क्लियर हुआ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन स्वयं देश के नागरिक करें, जनता करे, आम व्यक्ति करे, तो उसको डेमोक्रेसी कहा जाएगा। याद कीजिए अब्राहम लिंकन वाली, ठीक है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, ठीक है, कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन अगर किया जाए तो उसी को लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो जब जनता स्वयं शासन करने लग जाए अपने ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, तो उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। अब ये लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तब होगा जब जनता स्वयं शासन करे, जनता स्वयं शासन में सीधी भागीदारी निभाए, जनता स्वयं अपने कानून बनाए, कानून रिजेक्ट करना हो तो जनता करे, कानून में संशोधन करना हो तो जनता करे, कुछ भी चेंज करना है जनता स्वयं करे प्रत्यक्ष तरीके से, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों में है, ठीक है, तो इसके लिए जनमत संग्रह हो गया, ठीक है, या रिकॉल, राइट टू रिकॉल हो गया। इन सब तरीकों के माध्यम से शासन जनता के द्वारा चलाया जाता है। सामान्यतः जहां जनता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, कम जनसंख्या हो, वहां पर प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का संचालन करना आसान होता है। जनता बहुत जागरूक होनी चाहिए, वरना तो क्या होता है कि फिर जाति धर्म इन चीजों के ऊपर या जो पोंगापंथी अंधविश्वास है, इन सब में जनता को बरगला करके फिर शासन खराब किया जा सकता है। तो छोटे देशों में, जागरूक देशों में, पढ़े लिखे जो देश होते हैं, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। भारत जैसे जो बड़े देश हैं वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यावहारिक नहीं होता है। अतः भारत जैसे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का संचालन होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है और उन प्रतिनिधियों को अपनी सत्ता सौंपती है, संप्रभुता सौंपती है कि भाई देखो हमने तुमको चुन लिया है, अब तुम हमारे ऊपर शासन करो, ठीक है, और हमारे लिए कानून बनाओ, उन कानून का पालन करवाओ। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम सांसद चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, पंच सरपंच चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, ठीक है, हमने चुना उनको, अब चुन लिया, तो जब चुन लिया आपने तो उसके बाद वो शासन करेंगे। अप्रत्यक्ष तरीके से जनता ने शासन का संचालन किया। तो यही वजह है अभी जैसे देश के 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, तो यहां पर अभी जनता लोकतंत्र का पर्व मना रही है कि वो क्या करेगी, उन लोगों को, अपने प्रतिनिधियों को वोट डाल के चुनेगी और फिर वो विधानसभा में जाकर के और उनके ऊपर उनका शासन का संचालन करेंगे। तो भारत जैसे बड़े देशों में व्यावहारिक नहीं होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अतः यहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधिक लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें जनता स्वयं अपने विवेक से शासन संचालन करने हेतु अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। बात सबके एकदम क्लियर हो गया। अब ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये आज दुनिया के अधिकांश देशों में प्रचलित है। दुनिया के कई और भी ऐसे देश हैं जहां पे या तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, या राजतंत्र है, ऐसी शासन व्यवस्था भी हो सकती है। तो तानाशाही, बादशाही या चंद लोगों का शासन वाला जो कुलीन तंत्र होता है, एरिस्टोक्रेसी, यहां पे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे 5-7 लोग हुए और इन्हीं 5-7 लोगों के अंदर संप्रभुता निहित होती है और वो ही वहां का शासन चलाते हैं, उन्हीं के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कानून लागू किए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जनता का शोषण ज्यादा होता है, यानी चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे मतलब मुनार्की हो यानी राजतंत्र हो। तो यहाँ राजतंत्र में जैसे राजा ही कानून बनाता है, राजा ही कानून लागू करता है, वही न्याय देता है। तानाशाही है जैसे नॉर्थ कोरिया में, तो किम साहब जैसा भी कानून होगा वो लागू करेंगे,
ठीक है, कुलीन तंत्र हुआ कुछ लोगों के पास, जैसे चाइना में डेमोक्रेसी तो है लेकिन वास्तव में वहां पे क्या है, डिक्टेटरशिप है। कुछ जो लोग हैं पॉलिट ब्यूरो के सदस्य, उनके द्वारा जो कानून बना दिए गए वो लागू हो गया, ठीक है। तो वहां पर जनता का शोषण ज्यादा होता है, ठीक है, चूंकि संप्रभुता कुछ लोगों में निहित है, जबकि भारत जैसे देश में संप्रभुता जनता में निहित है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि इन देशों में जनता का शोषण ज्यादा होता है, उन्हें स्वतंत्रता के अधिकार कम होते हैं या नाम मात्र के होते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, इनमें राजतंत्र है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो राजा या जो कुछ लोगों का समूह है, कुलीन लोगों का, उनके द्वारा शासन संचालन होता है। तो जो कानून वो लागू कर रहे हैं वैसे ही जनता का शोषण होगा। जबकि डेमोक्रेसी जो होती है, तो डेमोक्रेसी जो होती है वहां पे जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा शासन होता है और जनता के लिए शासन होता है। जैसे भारत भी एक लोकतंत्र है, तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम एक लोकतंत्रात्मक देश में आज जीवन व्यापन कर रहे हैं। अन्यथा 1947 से पहले हमारे देश के अंदर भी क्या था, राजतंत्र था, ठीक है। अधिकांश जगह तो राजे रजवाड़े थे, और जो ब्रिटिश सरकारें थी उन्होंने नाम मात्र का एक तरह से डिक्टेटरशिप वाला स्टेट हमें बना रखा था। और उसी के लिए हमारे कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके हमें 200 वर्षों के ब्रिटिश सरकार की जो अधीनता थी उससे आजादी मिली। और आज हम 26 जनवरी 2022 को हमारा 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है। तो ये गणतंत्र क्या होता है हमें अब ये जानना है। तो लोकतंत्र का मतलब तो क्या हो गया कि जब शासन का संचालन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता स्वयं करे तो उसको क्या कहा जाएगा, जनतंत्र या लोकतंत्र कहा जाएगा। और अगर राजा करे तो उसको कहा जाएगा राजतंत्र, कुछ लोगों का समूह करे तो उसको कुलीन तंत्र कहा जाएगा। बात समझ में आ गया। अब है बच्चों गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक देखिए, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जब किसी राष्ट्र का मुखिया, जब किसी राष्ट्र का मुखिया, चाहे वो राजा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, यानी संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाए, तो उसको कहा जाता है रिपब्लिक। क्या कहा जाएगा उसको, रिपब्लिक। यानी जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा चुना जाए, ना कि वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होना चाहिए कि पहले ये थे फिर उसका बेटा फिर उसकी बेटा बेटी बेटा बेटी, ये चलता रहे, तो वो रिपब्लिक नहीं होगा। बात सबके क्लियर हो गया। जैसे ब्रिटेन जो है वहां लोकतंत्र तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां क्वीन, उसके बाद उनका वंश उनका वंश उनका वंश, ऐसे वहां पे चलता रहेगा। तो रिपब्लिक का मतलब हो गया कि जब राष्ट्र का संवैधानिक मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा चुना जाए, या जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, ना कि राजा जैसे किसी व्यक्ति विशेष में, ठीक है। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो शासन संचालन करने वाली सर्वोच्च शक्ति होती है, वो शासन संचालन करने की शक्तियां कहां से प्राप्त करती है, जनता से प्राप्त करती है, और जनता ही सर्वोच्च होती है, तो उसको कहा जाता है रिपब्लिक स्टेट। तो भारत क्या है, एक रिपब्लिक स्टेट है। कब रिपब्लिक स्टेट बना, जब हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया, तो हमारा देश क्या हो गया, रिपब्लिक, गणराज्य हो गया। अब जरा देख लो, जब राष्ट्र का मुखिया यानी संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाए, इसको रिपब्लिक है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति बनना, अगर वंशानुगत पद धारण करे तो उसको क्या कहा जाएगा, राजतंत्र। राजा के बाद उसका बेटा या बेटी जो भी होगा। और गणराज्य में जनता तथा कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है। गणराज्य ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
अपनी शक्तियां आम जनता से शासन संचालन करने वाली जो सर्वोच्च इकाई होती है वो जनता से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है और वह उन व्यक्तियों द्वारा शासित होती है। ठीक है, जनता उन व्यक्तियों द्वारा शासित होती है जो अपने पद पर एक सीमित अवधि के लिए, यानी जब तक जनता का प्रसाद है, जब तक जनता चाहे, जनता के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर धारण रहते हैं। अर्थात इनका शासनाध्यक्ष, ऐसे जो रिपब्लिक स्टेट होते हैं उन रिपब्लिक स्टेट का जो शासनाध्यक्ष है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा चुना जाता है। बात सबके एकदम क्लियर हुआ। अतः गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से लिया जाता है जिसमें अंतिम सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, ना कि राजा जैसे एक व्यक्ति विशेष में। बात सबके क्लियर हुआ। तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब हुआ कि ऐसा राज्य जिसमें एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है, ना कि वंशानुगत सरकार। ध्यान से समझना बच्चों, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जब शासन का संचालन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता स्वयं करे, यानी या तो जनता स्वयं डायरेक्ट शासन करे या शासन में भागीदारी सुनिश्चित करे, जैसे प्रत्यक्ष तरीके से स्विट्जरलैंड में, अप्रत्यक्ष तरीके से भारत में होता है। और गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र का जो सर्वोच्च नेता है, ठीक है, या देश का जो सर्वोच्च शासनाध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा चुना जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, ना कि वंशानुगत हो। ठीक है, तो वो गणराज्य कहलाता है। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या हो गया? ऐसा राज्य जिसमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति हो या निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष हो और जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है, ना कि वंशानुगत सरकार। क्लियर हो गया सभी के? इसी तरह अब देखिए तानाशाही राजतंत्र जो होता है वो भी दो तरह का हो सकता है, डेमोक्रेटिक मोनार्की और डिक्टेटर मोनार्की। तो राजा वंशानुगत हो तथा उसके अन्य जितने भी मंत्री हैं इन सब की नियुक्ति राजा द्वारा की जाए। जैसे 2007 से पहले आप जो भूटान है उसको देखेंगे तो पहले वो तानाशाही राजतंत्र का उदाहरण था, यानी वहां का राजा भी वंशानुगत था और जो भी राजा बनेगा वो स्वयं मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, राजा के द्वारा उसकी नियुक्ति होगी जिसको वो चाहेगा। अपने मान लीजिए किसी को वजीर बना दिया, किसी को वित्त मंत्री बना दिया, किसी को विदेश मंत्री बना दिया, जिसको चाहा अपने परिवार के लोगों को बनाएगा। तो ये डिक्टेटर राजतंत्र, पुराने जितने भी राजतंत्र थे वो सब इसी के उदाहरण थे। अब लोकतंत्रात्मक राजतंत्र भी हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, ठीक है, जापान हो गया, कंबोडिया हो गया, आपका वर्तमान समय के अंदर जैसे भूटान हो गया। तो राजा तो यहाँ आज भी वंशानुगत होता है, राजा का बेटा बेटी, उसके बाद उनके बेटा बेटी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। लेकिन यहाँ की जो मंत्री वगैरह होते हैं इनकी नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा की जाती है, यानी जनता उनको चुनती है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन रहेगा, जनता उनको चुनती है कि हमारा विदेश मंत्री कौन रहेगा। पूरी मंत्री परिषद को जनता के द्वारा चुना जाता है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया। तो आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि उद्देशिका का जो दर्शन है, फिलोसॉफी है, वो क्या है। उसमें 4 बातें मैंने आपको बताई थी कि हमारे संविधान में जो अधिकार हैं उनका स्रोत क्या है, जनता है। संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को। और फिर मैंने आपको बताया शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और चौथा आता है बच्चों, राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है या संविधान का उद्देश्य क्या है। तो भारत की जो राज व्यवस्था है इसके अनेक उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, भारत की जो राज व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, इसके कई उद्देश्य बताए गए हैं। जैसे न्याय, ठीक है, 3 तरह की न्याय बताई गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया। समता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता।
ये सब हमारी राजव्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो संविधान है या राजव्यवस्था है, इसके उद्देश्य हैं। तो आज की क्लास में हम इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इस राजव्यवस्था के ये जो उद्देश्य हैं, इन्हीं पे डिटेल चर्चा करेंगे और फिर विभिन्न प्रश्न लेकर के हम अगली क्लास में आपके साथ उपस्थित होंगे। आप सबको 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सब खुश रहिए, हमारा पूरा देश खुश रहे, हमारे देश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिंदाबाद रहे, हर नागरिक सशक्त रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं। आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों का कल्याण हो सके, उनको भी बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा जितने लोग मेरे से जुड़ेंगे उतना आपके गुरुजी को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी भी जीत होगी, मेरी भी जीत होगी, विन विन दोनों रहेंगे, आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। ठीक है, तो इस तरह आप शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए।